Let's Mike News at 5. नमस्कार, लेट्स माइक में आप सुन रहे हैं न्यूज एट 5। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से। फिर जानेंगे देश दुनिया और आपके अपने राज्य तक की बड़ी अपडेट्स। दुनिया के 191 देशों में हुए योगा से जुड़े कार्यक्रम। हिमाचल प्रदेश की 37 दवा कंपनियों के 50 सैंपल फेल। चुनाव प्रचार में कार्यकर्ताओं पर खर्च सबसे कम, स्टार प्रचारकों पर खर्च हुए 765 करोड़ रुपए। अब खबरें विस्तार से। दुनिया भर में शनिवार को 11वां योग दिवस मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों और 40 देशों के राजनयिक के साथ योग किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि योग का मतलब होता है जोड़ना, और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरी दुनिया को जोड़ा है। मोदी ने कहा, आज जब दुनिया में अशांति, तनाव और अस्थिरता बढ़ रही है तो योग शांति की दिशा दिखाता है। ये पॉज बटन जैसा है। पीएम के साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने भी योग किया। इस बार की योग की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के मुताबिक 191 देशों में 1300 जगहों पर 2000 से ज्यादा योग के कार्यक्रम हुए। योग के फायदे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर तो नजर आते ही हैं, साथ ही ये आध्यात्मिक तौर पर भी फायदे देता है। हर साल 21 जून के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को योग के प्रति जागरूक करना और योग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव दिया था। 177 देशों ने यूएन में इसका समर्थन किया और 11 दिसंबर 2014 को 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। देश और दुनिया भर के सभी लोगों को इंटरनेशनल योग डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 11वीं बार पूरा विश्व 21 जून को एक साथ योग कर रहा है। योग का सीधा साधा अर्थ होता है जुड़ना, और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है। ईरान और इजरायल संघर्ष के बीच ऑपरेशन सिंधु के तहत शुक्रवार देर रात 290 भारतीय नागरिक दिल्ली लौटे। इनमें से ज्यादातर कश्मीर के छात्र हैं। इसके अलावा कुछ यात्री दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल से भी हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक अब तक 517 लोग स्वदेश लौट चुके हैं। शुक्रवार देर रात 2 बैच में 407 भारतीय लौटे। देर रात 10:30 बजे की फ्लाइट में 190 कश्मीरी छात्रों समेत 290 और देर रात 3 बजे की फ्लाइट में 117 लोग थे। इससे पहले 19 जून को 110 छात्र आर्मेनिया और दोहा के रास्ते भारत पहुंचे थे। एक और फ्लाइट शनिवार शाम तक आ सकती है। ईरान से दिल्ली पहुंचे इन यात्रियों ने एयरपोर्ट पर वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। इस दौरान कुछ लोग भावुक भी हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे तो कुछ ने जमीन पर माथा टेक कर शुक्रिया भी अदा किया। ईरान में स्थित भारतीय दूतावास की ओर से बताया गया है कि भारत अपने पड़ोसी नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को भी ईरान से निकालने में मदद करेगा। इसकी जानकारी भारतीय दूतावास ने अपने एक्स पोस्ट पर दी। ईरान में भारत के दूतावास ने बताया कि नेपाल और श्रीलंका की सरकार के अनुरोध पर अब भारतीय दूतावास ईरान में फंसे इन देशों के नागरिकों को भी निकालने में मदद करेगा। भारतीय दूतावास ने नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों से संपर्क करने को कहा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम मोदी जी का खास तौर से इंडिया गवर्नमेंट का और यहाँ की जो तेहरान में एम्बेसी है पूरी टीम का, एम्बेसडर का, और उसके अलावा इश्काबाद में जो एम्बेसी है उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने। सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और हम मोदी सरकार से बहुत खुश हैं। उसके लिए कोई शब्द नहीं है जो भारत सरकार ने किया है। हम
एडीआर ने चुनावी खर्चों को लेकर राजनीतिक पार्टियों की एक रिपोर्ट जारी की है। कुल चुनावी खर्च में भाजपा की अकेले की हिस्सेदारी लगभग आधी है। भाजपा ने 1494 करोड़ रुपए खर्च किए, कांग्रेस ने 620 करोड़ रुपए खर्च किए, जो कुल खर्च का 18.5% रहा। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिपोर्ट के अनुसार भाजपा ने कुल चुनावी खर्च का 44%, 5-6% अकेले खर्च किया, जबकि कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही। कांग्रेस ने 620 करोड़ रुपए खर्च किए, जो कुल खर्च का 18.5% रहा। एडीआर ने कहा कि राजनीतिक दलों ने 3000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए। एडीआर ने 16 मार्च से 6 जून 2024 के बीच लोकसभा और 4 राज्य के विधानसभा चुनाव में हुए खर्चों का हिसाब बताया है। एडीआर ने कहा कि इन चुनावों में कुल 3352.81 करोड़ रुपए खर्च किए गए। राष्ट्रीय दलों ने 2204 खर्च किए, जो कुल खर्च का 65.75% है। एडीआर ने कहा कि प्रचार प्रसार पर सबसे ज्यादा रुपए खर्च किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक प्रचार प्रसार पर 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए। सभी दलों ने इस काम पर 2008 करोड़ रुपए खर्च किए, जो कुल खर्च का 53% है। यात्रा पर सभी दलों ने 795 करोड़ रुपए खर्च किए। स्टार प्रचारकों की यात्राओं पर 765 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि कार्यकर्ताओं पर सिर्फ 30 करोड़ रुपए खर्च किए गए। हर दल को चुनाव आयोग को खर्च का ब्यौरा देना होता है। राजनीतिक पार्टियों को 90 दिनों के भीतर ये ब्यौरा अनिवार्य रूप से जमा कराना होता है, लेकिन कई पार्टियों ने ये ब्यौरे देर से जमा कराए। आम आदमी पार्टी ने अपनी रिपोर्ट 168 दिन बाद जमा की। बीजेपी ने अपनी रिपोर्ट 154 दिन में जमा की। केवल कांग्रेस ने लोकसभा और राज्यसभा का ब्यौरा समय से दिया। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीति को अंजाम देने में जुट गए हैं। वोटरों को लुभाने के लिए अभी से ही ऐलान करने में लग गए हैं। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को बड़ी घोषणा की है। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सुरक्षा पेंशन योजना में जबरदस्त इजाफा किया है। नीतीश कुमार के इस ऐलान के बाद सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं की पेंशन में करीब 175% की बढ़ोतरी हो जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पेंशन को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को हर महीने 400 की जगह 1100 रुपए पेंशन मिलेगी। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। CDSCO की जांच में हिमाचल प्रदेश में बनी 37 दवा कंपनियों की 50 मेडिसिन के सैंपल फेल हुए हैं। पूरे देश में 186 दवाइयों के सैंपल फेल पाए गए। CDSCO द्वारा शुक्रवार देर रात जारी मई महीने के ड्रग अलर्ट के मुताबिक 58 दवाओं के सैंपल CDSCO व सेंट्रल लेबोरेटरी की जांच में खरा नहीं उतर पाए, जबकि 128 दवाओं के सैंपल अलग अलग राज्यों की अपनी लेबोरेटरी की जांच में फेल पाए गए। हैरानी इस बात की है कि बहुत से राज्यों ने अभी मई माह में जांची गई दवाइयों की रिपोर्ट CDSCO को नहीं दी है। सभी राज्यों की जांच रिपोर्ट आने के बाद फेल दवाइयों की संख्या कई गुना बढ़ेगी। ये चिंताजनक है, क्योंकि इन दवाइयों को मरीज हजारों रुपए खर्च करके खरीदते हैं, मगर ये दवाएं किसी काम की नहीं हैं। जिन दवाइयों के सैंपल फेल हुए हैं, उनका उपयोग एसिडिटी, बुखार, पेट के अल्सर, हार्ट, हाई BP, सूजन और अर्थराइटिस जैसी बीमारियों के उपचार में किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर मनीष कपूर के अनुसार ड्रग अलर्ट में जिन उद्योगों की दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं, उन सभी की कंपनियों को नोटिस जारी किए जाएंगे। इन दवाओं का स्टॉक बाजार में नहीं भेजने के निर्देश भी दिए जाएंगे। जिन कंपनियों की दवाओं के सैंपल बार बार फेल हो रहे हैं, उनकी पहचान कर सख्त कार्रवाई होगी। बता दें कि CDSCO हर महीने ड्रग अलर्ट जारी करता है। देश समेत हिमाचल में हर महीने बड़ी संख्या में दवाओं के सैंपल फेल हो रहे हैं। राज्य सरकार और ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट के तमाम दावों के बावजूद सैंपल का फेल होना जारी है। ये सीधे सीधे मरीजों की जान से खिलवाड़ जैसा होता है। मध्य प्रदेश समेत देश के 7 राज्यों में हजारों निवेशकों से ऑनलाइन निवेश के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को भोपाल STF ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी यॉर्कर FX और यॉर्कर कैपिटल कंपनी में निवेश करने पर 6 से 8% फिक्स मुनाफे का झांसा देते थे। आरोपी अब तक 2283 करोड़ रुपए की ठगी कर चुके हैं। ठगी की ये रकम आरोपियों ने 16 खातों में प्राप्त की है। STF ने 90 करोड़ रुपए सीज कराए हैं।
इन्हें आरोपी विदेशी खातों में ट्रांसफर करने की तैयारी में थे। एसटीएफ दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। इस मामले में और भी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। आरोपियों ने टेलीग्राम ऐप पर 12 से ज्यादा ग्रुप बनाए थे। इसके बाद लोगों को अलग अलग कंपनियों में निवेश करने का झांसा दिया गया। जो निवेशक इनकी बातों में आ जाते थे उन्हें ऐप पर कंपनी का लिंक दिया जाता था। इसमें कंपनी की पॉलिसी और निवेश के साथ रिटर्न्स की जानकारी भी होती थी। रजिस्ट्रेशन के नाम पर आरोपी 10 से लेकर 18,000 रुपए लेते थे। इन्वेस्टमेंट कराने के बाद कुछ दिन लोगों को रिटर्न देकर भरोसा भी जीता जाता था। इसके बाद लिंक इनएक्टिव हो जाता था। टारगेटेड कस्टमर्स को अलग लिंक देकर लाखों रुपए का निवेश कराया गया। 1990 बैच के आईएएस हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी का आज 60वां जन्मदिन है। वे सूबे के पहले ऐसे आईएएस हैं जिन्हें 2 बार प्रदेश का मुख्य सचिव बनने का मौका मिला है। केंद्र सरकार ने उन्हें राज्य सरकार की सिफारिश पर 1 साल की एक्सटेंशन दी है। इस एक्सटेंशन में उन्हें केंद्र सरकार के सर्विस रूल 3 का फायदा मिला है। 19 जून को इस संबंध में केंद्र सरकार ने हरियाणा सरकार को अपनी स्वीकृति का लेटर भेजा था, जिसके बाद प्रदेश सरकार द्वारा इस बारे में 20 जून को आदेश जारी किए गए थे। दिल्ली पुलिस ने वीजा खत्म होने के बाद ही भारत में रह रहे 10 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। साउथ वेस्ट दिल्ली की ऑपरेशन सेल ने 4 और सेंट्रल दिल्ली की एंटी नार्कोटिक सेल ने 6 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। ये अलग अलग होटलों में काम करते थे। पुलिस ने एफआरपीओ की मदद से इन सभी को बांग्लादेश डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन पर फॉरेनर्स एक्ट और वीजा नियम उल्लंघन की धाराओं में कार्रवाई भी की गई है। साउथ दिल्ली में पिछले 5 महीने में 134 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें 38 महिलाएं और 43 नाबालिग शामिल हैं। इजराइल ईरान के बीच जारी संघर्ष का आज 9वां दिन है। इस बीच इजराइल ने ईरान के ड्रोन कमांडर अमीन पोरजोत्की को हवाई हमले में मारने का दावा किया है। इससे पहले इजराइल ने 13 जून को ड्रोन यूनिट के चीफ ताहरफुर को मारा था। इसके बाद से जोत्की के पास ही ड्रोन यूनिट की जिम्मेदारी थी। इजराइल अब तक ईरान के 12 से ज्यादा सैन्य अफसरों को मार चुका है। इसमें ईरानी सेना के चीफ मोहम्मद बागेरी, IRGC चीफ हुसैन सलामी समेत कई और बड़े नाम हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे इजराइल को जंग रोकने के लिए नहीं कहेंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल इजराइल जंग में आगे है, ऐसे में अगर कोई जीत रहा है तो उसे रोकना मुश्किल है। ईरान ने शनिवार सुबह इजराइल में तेल अवीव समेत दूसरे शहरों पर मिसाइल हमले किए। वहीं इजराइल ने भी जवाबी हमला करते हुए ईरान में कोम, इस्फहान में मिसाइल हमले किए। इसमें 2 लोगों की मौत हुई और 4 घायल हो गए। बीते 8 दिनों में इजराइल में 24 लोग मारे गए हैं, जबकि 900 से ज्यादा घायल हुए हैं। वहीं ईरान में 657 लोगों की मौत हुई है और 2000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह आंकड़ा वॉशिंगटन स्थित ईरानी ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने दिया है। कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने ईरान पर इजरायली हमले की निंदा की है। उन्होंने द हिंदू में एक आर्टिकल में लिखा कि इजराइल खुद परमाणु शक्ति है, लेकिन ईरान को परमाणु शक्ति ना होने पर भी टारगेट किया जा रहा है। ये इजराइल का दोहरा मापदंड है। सोनिया गांधी ने कहा कि ईरान भारत का पुराना मित्र रहा है, जिसने 1994 में संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दे पर भारत का साथ दिया था। ऐसे में आज भारत की चुप्पी चिंताजनक है। उन्होंने ये भी लिखा कि भारत और इजराइल के बीच मजबूत रणनीतिक संबंध हैं, जिससे भारत को एक नैतिक और कूटनीतिक सेतु की भूमिका निभानी चाहिए, शांति के पक्ष में बोलना चाहिए। सोनिया गांधी ने याद दिलाया कि कांग्रेस ने 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजरायली नागरिकों पर हमलों की आलोचना की थी, लेकिन अब जब गाजा और ईरान पर हमले हो रहे हैं तो भारत सरकार को भी संतुलित, स्पष्ट और मानवीय रुख अपनाना चाहिए। ब्रसेल्स स्थित थिंक टैंक बुर्जेल की ताजा रिपोर्ट में यूरोप की रक्षा तैयारियों को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप भले ही हथियारों पर भारी खर्च कर रहा हो, लेकिन सुरक्षा के मोर्चे पर अब भी वो बेहद कमजोर और अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर है। थिंक टैंक ब्रुजेल की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप में 2019 से 2021 के बीच जितने हथियार आए उनकी कुल कीमत थी करीब 3.1 अरब यूरो, लेकिन 2022 से 2024 के बीच ये आंकड़ा सीधे बढ़कर हो गया 7.9 अरब यूरो, और इनमें सबसे ज्यादा हिस्सा है अमेरिका से आने वाले हथियारों का। रिपोर्ट कहती है कि यूरोप को आने वाले वक्त में कम से कम 2300 टैंक चाहिए, जबकि अभी उसके पास सिर्फ 1627 टैंक हैं। एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है करीब 90 यूनिट की, लेकिन स्टॉक में है सिर्फ 35। रक्षा अनुसंधान यानी R&D में भी यूरोप काफी पीछे है।
आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।